नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MCSA बस्ती में। दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में आज की हमारी जो सीरीज़ है वो ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को कवर करती है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत की जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं, इसके साथ साथ विश्व की जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं यानी जनजातियाँ जो हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। विश्व की कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस देश की कौन सी जनजाति है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा जो मानव की जातियां रही हैं, ठीक है, होमोसेपियंस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नॉन, ये तमाम सारा जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी चर्चा है। आज प्रश्न हम लोगों को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ भाषा और मृदा से भी प्रश्न हम लोगों को इस सीरीज में है, तो निश्चित तौर से ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी एक समझ आपके पास निश्चित तौर से होनी चाहिए, क्योंकि आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अपने आप में है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को। और आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग जो भी वीडियोस देखें उसको कृपया रिवाइज़ करते रहें, जिससे कि आपकी एक अच्छी पकड़ होती जाए। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों आप इधर पढ़ते जाएंगे और उधर से वो दिमाग से स्किप करता चला जाएगा, फिर आपको एक जो बेहतर स्थिति है वो प्राप्त होने में तकलीफ़ होगी। तो इस नाते आप लोग रिवीजन करते रहिए। आइए दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारा खाना बदोश जनजाति के लोग प्रश्न है, जो खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। खाना बदोश लोगों के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये इनके बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्या, ऑप्शन है गर्म नमी वाले प्रदेशों में, दूसरा कह रहा है ठंडी नमी वाले प्रदेशों में, तीसरा कह रहा है आपका वर्षा वाले क्षेत्रों में, चौथा कह रहा है शुष्क वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो कहाँ होगा दोस्तों, जवाब दीजिए आप लोग। जल्दी से जवाब आपका आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखें आप लोग। और एक बात जान लीजिए कि जो खाना बदोश जनजातियां हैं ना, इनका सर्वाधिक संकेंद्रण मैं बता दे रहा हूँ आपको। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है जानते हैं? संकेंद्रण जिनका है शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों, शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। सर्वाधिक संकेंद्रण खाना बदोश जनजातियों का कहाँ पाया जाता है? शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये शुष्क क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मूल रूप से ये जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी? खाना बदोश जनजातियाँ शुष्क क्षेत्र है कहाँ कहाँ पे? तो आप जान लीजिए, महाद्वीप में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल को देख रहे हैं आप, मध्य एशिया जो हो जाएगा, मध्य एशिया जो शुष्क क्षेत्र है, मध्य एशिया, फिर इसके अलावा आपका दक्षिणी अमेरिका के भी क्षेत्रों में मिलेंगी ये जनजातियाँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में जो शुष्क क्षेत्रों में जनजातियाँ मूल रूप से पाई जाती हैं, खाना बदोश जनजातियाँ। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए होता है? ऑप्शन कह रहा है कि जानवरों का झुंड के स्थानांतरित होना, दूसरा कह रहा है मनुष्यों का नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, तीसरा कह रहा है आपका मानव व उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वतों की ओर, पर्वतों से घाटी की ओर, और चौथा कह रहा है खाना बदोशों का स्थानांतरण। तो बताइए दोस्तों, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? देख लीजिए, जवाब आपका आ जाना चाहिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो जवाब जल्दी से दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। देखिए, मौसम में लोग एक स्थान, जो मनुष्य है और जो जीव हैं, वो एक विशेष समय में यानी मौसमों के साथ में अपने स्थानों को परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे लद्दाख वगैरह के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जब शीत ऋतु होती है तो बर्फ़ पूरी तरह से जमी रहती है, तो लोग पर्वतों से घाटियों की तरफ भाग आते हैं, और फिर जब बर्फ़ पिघल जाती है तो अपने पशुओं के साथ, अपनी बकरियों और अपनी भेड़ों के साथ फिर वो पर्वतीय क्षेत्रों में हरी घासों की तलाश में निकल जाते हैं पशुचारण के लिए। तो यही जो मतलब मनुष्य और पशुओं का स्थानांतरण जो है घाटी से पर्वतों की ओर और पर्वतों से घाटी की ओर का जो स्टेटमेंट है, यही बिल्कुल करेक्ट स्थानांतरण है, ठीक है। और मौसम बदलने में पुनः लौट करके चले जाते हैं, तो आपका ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्या नवीनतम समझा जाता है? कौन इसमें से कौन सा मनुष्य नवीनतम समझा जाता है? ये प्रश्न आपके सामने है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ज़रा। क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम समझा जाता है कौन? हिडलबर्ग मानव, दूसरा है क्रो-मैग्नॉन मानव, तीसरा है निएंडरथाल मानव और फिर चौथा है पिल्टडान मानव जो है। इनमें से ये पिल्टडान मानव है आपका, ये चार में से आपका कौन से मानव आपके जो हैं माने जाते हैं जो कि नवीनतम मानव की श्रेणी में रखे जाते हैं? तो देख लीजिए दोस्तों, जवाब आपका आ जाना चाहिए, फट से बताइए आप लोग। तो क्रो-मैग्नॉन मानव जो है दोस्तों सबसे नवीनतम माने जाते हैं। होमो सेपियंस इन्हीं के ही आने वाले बच्चे रहे हैं, आने वाले पूर्वज, मतलब पूर्वज ये होमो सेपियंस के पूर्वज रहे हैं क्रो-मैग्नॉन। ठीक है, मनुष्यों की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? क्रो-मैग्नॉन से ही हुई है। क्रो-मैग्नॉन से कि जिनके होमो सेपियंस प्रजाति है उन्हीं से ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो क्रो-मैग्नॉन इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, क्रो-मैग्नॉन। ठीक है, और ये जान लीजिए कि ये क्रो-मैग्नॉन जो है होमो सेपियंस के ठीक पहले की जनजाति है, यानी कि ये कहिए कि उनके पिता या उनके पूर्वज, होमो सेपियंस के पूर्वज जो रहे क्रो-मैग्नॉन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। और ये माना जाता है कि लगभग आज से 40,000 पूर्व इनका अस्तित्व आया था। ठीक है, ये अस्तित्व में 40,000 पूर्व आए थे। ठीक है, और 1868 ईस्वी में फ्रांस के डोर्नो घाटी में प्रथम बार इनके अवशेषों की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? 1868 ईस्वी में फ्रांस में। फ्रांस की एक घाटी है 1868 ईस्वी में, डोड्रोन घाटी है इसका नाम दोस्तों, डोड्रोन घाटी। डोड्रोन घाटी में जो है 1868 ईस्वी में फ्रांस की डोड्रोन घाटी में सर्वप्रथम जो है इनके अवशेष, किनके? क्रो-मैग्नॉन के अवशेष प्राप्त हुए थे, अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब और किस महाकल्प में हुआ माना जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सहज सा भी क्वेश्चन है और इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए, पूछ रहा है आपका 30 करोड़ वर्ष पूर्व, अच्छा इसमें लग रहा है 30 करोड़ वर्ष पूर्व सेनोजोइक में, फिर कह रहा है 15 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोइक में, फिर कह रहा है 10 करोड़ वर्ष पूर्व नियोजोइक में और 20 करोड़ वर्ष पूर्व प्रोटीरोजोइक काल में। तो बताइए दोस्तों किस काल में हुआ था? जवाब आपका बिल्कुल बहुत तेज़ी से आ जाना चाहिए। जान लीजिए कि लगभग आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व, 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो है, ठीक है, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पहले प्रथम जो पृथ्वी तल पर जो है प्रथम पक्षी जो थी वो कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, पृथ्वी के तल पर, ऐसे कर लीजिए, पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर हो जाएगा तो जल भी हो जाएगा ना दोस्तों, जल और स्थल की बात दोनों हो जाएगी। तो यहाँ पृथ्वी तल, इस नाते शब्द इंपॉर्टेंट यहाँ पर तल है आपके लिए। ठीक है, पृथ्वी तल पर जो है, पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी जो था कौन सा था? प्रथम पक्षी जो था वो था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स जो है पहला पक्षी माना जाता है और इसका प्रादुर्भाव जो है लगभग करीब में 15 करोड़ वर्ष पूर्व, और 15 करोड़ वर्ष पूर्व मतलब लगभग हो गया मेसोजोइक काल में हुआ था। ठीक है, अब आप जान लीजिए दोस्तों, जो पूरा जो भूगर्भिक समय सारणी की जो है यूरोपियन द्वारा विकसित की गई है, कुल 5 महाकल्पों में पृथ्वी की आयु को बांटा गया है दोस्तों। तो पहला जो आपका महाकल्प है ये वीडियो में हमने बना रखा है, आप चाहे तो मित्रों जा करके इसको अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप से जो एरा रहे हैं, महाकल्प रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर ले रहा हूँ। चूँकि शब्द यहाँ पर आ गया है मेसोजोइक, तो थोड़ा मुझे बताना है, मैं यहाँ बता दूँ आपको। देखिए 5 महाकल्प रहे हैं। पहला रहा है आर्कियोजोइक महाकल्प रहा है, दूसरा रहा है प्रोटीरोजोइक महाकल्प,
ठीक है, इनको आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को मिला करके संयुक्त रूप से ही इयॉन कहलाता है दोस्तों। इयॉन काल कहलाता है दोनों आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को महाकल्प, दोनों महाकल्पों को मिला करके इयॉन कहलाता है। या इसी को ही अजैविक महाकल्प, यानी कि किसी जीव की उत्पत्ति उस समय नहीं थी, ठीक है, उस किसी भी जीव की उस समय उत्पत्ति नहीं थी धरातल पर, इस नाते अजैविक महाकल्प के नाम से जाना जाता है इसे। इसके अलावा इसे प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला युग जो है कैम्ब्रियन युग शुरू होगा, इस नाते इसे प्री मतलब पहले का, कैम्ब्रियन युग के पहले का काल, इसी नाते प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसी काल में ही जो है पैंजिया का निर्माण हुआ था और इसको ही पैलियोजोइक महाकल्प भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, प्री पैलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। पैलियो, क्योंकि इसके बाद वाला मैंने भी आपको बताया इसे कैम्ब्रियन शक हो जाएगा और पैलियोजोइक युग होगा, तो पैलियोजोइक युग होने के कारण से इसे प्री पैलियोजोइक युग भी कहा जाता है और इसे प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। इसे इयॉन या इयॉन, ठीक है, इयॉन या इयॉन दोनों मतलब नामों से जाना जाता है। तो ये तमाम सारे इसके नाम रहे। पंजिया का निर्माण इसी काल में हुआ था, ठीक है। ये कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। और यही जो आपका इयॉन काल है या प्री कैम्ब्रियन काल है या इसको अजैविक काल कहिए या प्री पैलियोजोइक काल कहिए, इस काल में ही सबसे पहले जो हलचल हुई है, 4 तरह की हलचलें मैंने आपको बताए हैं क्लासेज में, आप वीडियो देखिएगा दोस्तों, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 महाकल्प हुए हैं, जिसमें चर्नियन हलचल जो है इसी महाकल्प में हुई थी और इसी के परिणाम स्वरूप भारत की अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आइए से आगे चलते हैं। तो ये 2 काल हो गए, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, ठीक है, और इनको संयुक्त रूप से क्या नाम है वो बताया मैंने। फिर तीसरा जो महाकल्प था दोस्तों, इसका नाम था पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को ही प्रथम युग के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रथम युग जो था आपका, यह फिर आपका लगभग 6 भागों में विभक्त था, ठीक है, 6 भागों में प्रथम युग भी विभक्त था, जिसे प्राथमिक एज के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्राइमरी एज या प्राथमिक एज के नाम से भी जाना जाता है पैलियोजोइक महाकल्प को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से काल थे? कैम्ब्रियन शक था, आर्डोविशियन शक था, सिल्यूरियन शक था, डेवोनियन शक था, कार्बोनिफेरस युग था और पर्मियन शक के नाम से जाना जाता है। कुल 6 तरह के इसमें शक थे, किसमें? पैलियोजोइक महाकल्प में, ठीक। इसके बाद जो चौथा जो कल्प था उसका नाम था मेसोजोइक महाकल्प। इसे ही मेसोजोइक महाकल्प को ही द्वितीय युग के नाम से जानते हैं। इसमें कुल टोटल 3 महाकल्प, मतलब इसमें 3 युगों का निर्माण हुआ था, 3 युग थे इसमें। पहला था ट्रियासिक काल, दूसरा था जुरासिक काल, तीसरा था आपका क्रिटेशियस काल, ठीक है, क्रिटेशियस काल। तो ये 3 थे आपको, ट्रियासिक शक था या काल कह सकते हैं इसको, जुरासिक काल, फिर इसके बाद क्रिटेशियस काल के नाम से जाने जाए। ये मेसोजोइक युग में था। तो ये बात मेसोजोइक यहाँ पर जो जिक्र किया है मित्रों, वो मेसोजोइक का जिक्र किया है, तो मेसोजोइक काल की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ओके। इसके बाद के जो आपके ये कुल टोटल आपके 4 महाकल्प हुए। अब 5वें महाकल्प को दोस्तों 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक तो था सीनोजोइक महाकल्प और दूसरा था नियोजोइक महाकल्प। तो सीनोजोइक महाकल्प जो था इसको आप लोग तृतीय युग यानी टर्शियरी युग के नाम से जानते हैं, और जो चौथा महाकल्प था वो नियोजोइक महाकल्प था। इसको ही आपको एक तरह से कहिए क्वार्टरी युग के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन मूल रूप से आप जानिए कि पैलियोजोइक को प्रथम काल कहा जाता है, मेसोजोइक को द्वितीय युग के नाम से जाना जाता है और सीनोजोइक को तृतीय युग के नाम से जाना जाता है, या टर्शियरी युग इंग्लिश वर्ड लिख करके आता है, हिंदी में ही लिखता है लेकिन लिखेगा टर्शियरी युग करके आएगा। तो 5वां महा जो कल्प है इसका 2 भाग था, एक था आपका सीनोजोइक महाकल्प, दूसरा था नियोजोइक महाकल्प। अब सीनोजोइक महाकल्प के क्लासिफिकेशन की भी अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं बात कर ले रहा हूँ आपसे। पैलियो जो इसके जो काल रहे हैं सीनोजोइक के, वो कौन से रहे? पैलियोसीन रहा है, ईओसीन रहा है, ओलिगोसीन रहा है और मायोसीन रहा है और प्लायोसीन। तो कुल 5 क्लासिफिकेशन इस तरह से मित्रों इसके रहे हैं सीनोजोइक महाकल्प के। फिर से एक बार बात कर ले रहा हूँ आपको। पैलियोसीन महाकल्प, फिर ईओसीन महाकल्प, फिर तीसरा ओलिगोसीन महाकल्प और चौथा आपको मायोसीन महाकल्प और चौथा है 5वां है
प्लायोसीन महाकल्प। अब इन्हीं महाकल्पों को दोस्तों हिंदी नामों से भी बहुत फेमस है, बहुत जाने जाते हैं। मैं इस पर भी बात कर ले रहा हूँ, आप लोग डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ सब आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आपको। यही जो आपके 5 महाकल्प है ना दोस्तों, जैसे पैलियोसीन इसका जो है, इसे ही कहा जाता है पूरा नूतन काल। फिर दूसरा जो है इसका इयोसीन काल है, इसे कहा जाता है आदि नूतन काल, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन को आपको अल्प नूतन काल के नाम से जाना जाता है, ओलिगोसीन को अल्प नूतन काल के नाम से जाना जाता है। और फिर इसका जो है चौथा है मायोसीन काल, जिसे मध्य नूतन काल के नाम से जाना जाता है। और आपका 5वां है प्लायोसीन, जिसे अति नूतन काल के नाम से जाना जाता है। तो कुल ये 5 क्लासिफिकेशन इसके किए गए हैं सीनोजोइक युग के या टर्शियरी युग के। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों इसके 5वें के दूसरे सेगमेंट पे नियोजोइक महाकल्प के बारे में। नियोजोइक महाकल्प को जो है 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक तो प्लिस्टोसीन शक, दूसरा होलिगोसीन शक, ठीक है। प्लिस्टोसीन और होलिगोसीन, और होलिगोसीन शक को ही आपको जान लीजिए कि इसी को ही, मतलब इस कल्प को ही क्वार्टरी युग के नाम से, अभी मैंने बताया कि आपको ये पूरा काल कहलाता है, क्वार्टरनरी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो आपका है प्लेस्टोसीन काल और होलिगोसीन काल है, तो प्लेस्टोसीन काल को आप अभिनूतन काल के नाम से जानते हैं और होलोसीन काल को नूतन काल के नाम से जाना जाता है। सबसे जो नया और सबसे आधुनिक जो वर्तमान समय चल रहा है वो नूतन काल का चल रहा है, यानी कि होलोसीन काल का चल रहा है आपका पीरियड, ठीक है दोस्तों। होलोसीन काल का पीरियड है ये, ठीक है। तो नियोजोइक महाकल्प का जो है 2 भागों में जो बांटा गया है आपका, वो आपको याद होना चाहिए, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। और होलोसीन को ही क्या कहा जाता है, नूतन काल के नाम से जाना जाता है। और उसके पहले जो एक काल जो था वो था अभिनूतन काल, जिसे प्लेस्टोसीन काल के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरा रिवाइज आपको हो चुका होगा। यूरोपियों द्वारा यूरोपीय जो भूगर्भिक समय सारणी जो जारी की गई है यूरोपीय विद्वानों के द्वारा, वो एक पूरा क्लासिफिकेशन था। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? कौन सा महाकल्प जो है मानव जाति का उद्गम स्थल माना जाता है? तो निश्चित तौर से आपको जवाब पता होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर एशिया महाद्वीप, दूसरा दे रहा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा दे रहा है यूरोप महाद्वीप, चौथा दे रहा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो आप जानते हैं कि जो स्थल रहा है वो अफ्रीका महाद्वीप रहा है। यहीं से सारी जनजातियों, मतलब जो है मानव जाति का उद्भव हुआ और फिर विश्व में हर तरफ इनका विचरण हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, अब आपको जो प्रजातियां हैं उनके बारे में भी देखना है। तो विश्व क्लासिफिकेशन के आधार पर देखेंगे तो 6 प्रकार की प्रजातियां आपको पाई जाती हैं, ठीक है। 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फिर मैं इसके बारे में कभी आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं, क्या है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? कह रहा है निग्रोइड, फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलाइड, फिर कह रहा है मंगोलाइड, फिर कह रहा है आपको काकेसाइड, ठीक है, काकेसाइड प्रजाति। तो ये 4 प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इन 4 प्रजातियों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है दोस्तों, आपको ये बताना है। चलिए जवाब आपका फट से आ जाना चाहिए बहुत तेज़ी से साथ। निग्रोइड प्रजाति कह रहा है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कह रहा है, मंगोलाइड प्रजाति कह रहा है, काकेसाइड प्रजाति कह रहा है। तो ये प्रजातियां जो आपकी हैं कौन से रही हैं, ठीक है। तो आप बताइए, जवाब फट से आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। विश्व की प्रजातियों में देखेंगे काकेसाइड प्रजाति के बारे में देखा जाएगा। तो भारत में 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं मूल रूप से, उनके बारे में मैंने क्लास में डिटेल की है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक काकेसाइड प्रजातियों की गणना एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है, ये आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। और इनकी सर्वाधिक संख्या है, मतलब यही सेंस है आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, नृजाति समूह है और देश है। तो ये नृजाति, यहाँ पर समूह यहाँ होना चाहिए भाई, ये समूह यहाँ होना चाहिए, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। चलिए ये आपका समूह यहाँ होना चाहिए, नृजाति समूह और देश। कौन से नृजाति समूह यानी कि जनजाति समूह है जो कि किस देश में पाई जाती है? तो आपको बताना है इसमें, क्या कूट में बताना है क्या? नहीं, आपको जवाब देना है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। यहूदी जो हैं कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अक्सर बात होती है दोस्तों यहूदियों के बारे में। आप जानते हैं इज़राइल जो है यहूदी राष्ट्र है, ये तो बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों।
अब देखिए टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, टोंडा जनजाति जो सर्वाधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, लीबिया में पाई जाती है। और बेजा जो जनजाति है ना दोस्तों, ये मिस्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, बेजा जनजाति। और लूर जनजाति बचा जो ऑप्शन आपका ईरान, तो ईरान में पाई जाती है। ये आपका कूट हो जाएगा। अब यहाँ पर कूट में जैसे दिया रहता है ABCD, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए रहते, तो आप उस हिसाब से आधार मिला लेंगे। तो आप पहले का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के क्रम में कर लेंगे। फिर दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। फिर तीसरे का आपका A हो जाएगा, फिर चौथे का आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्नों को जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको बहुत संघर्ष ना करना पड़े, आंसर आपको प्राप्त हो जाए, इस नाते हम लोगों ने इस रूप में ना करके इसको आपके इस फॉर्मेट में दिया, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत कम समय में और अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। कह रहा है जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था, ठीक है, बताइए दोस्तों। मिस्र है, भारत है, रूस है और फारस है, बताइए किसका हो सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बताइए ज़रा। ये बिहार PCS के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसका है दोस्तों, ठीक है। IAS 1995 का भी प्रश्न है ये, IAS 95 का भी प्रश्न है दोस्तों, IAS 1995 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है, बताइए ज़रा। तो जान लीजिए जिप्सी जो जाति है वो कहाँ की है, जिप्सी भारत की है दोस्तों। जिप्सी का मूल स्थान जो कहाँ पर है, वो भारत में है। जिप्सी का मूल स्थान कहाँ है, भारत में, ठीक है। और भारत की जो डोम जाति है ना, अक्सर सुने होंगे आप लोग डोम, ठीक है, भारत की जो डोम जाति है जो कि निम्न जाति मानी जाती है, ये निम्न जाति है, डोम निम्न जाति, यहाँ निम्न का मतलब है जो कि अनुसूचित जनजाति के यानी अनुसूचित जाति के सेंस में आप देखते हैं, जो निम्न अनुसूचित जनजाति है ये। और भाई ये तो निश्चित तौर से भाई जनजाति है तो है ही, तो इसमें डोम है, ये निम्न जाति है, ठीक है। डोम जो है मानी जाती है, मतलब इसकी जो इसमें एक तरह समझिए कि डोम निम्न जाति से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी, जिप्सी की उत्पत्ति मानी जाती है। किसे, डोम जो जनजाति है इससे मानी जाती है। किसकी, जिप्सी की उत्पत्ति मानी जाती है। और जिप्सी जो आपका है, जिप्सी जो आपकी है वो आपकी भारत की ही जनजाति है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जान लीजिएगा, क्या पता कभी डोम ही पूछ ले, तो डोम भी भारत की ही है, निम्न जाति है, इसी से ही उत्पन्न हुई है कौन सी जनजाति, ठीक है। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है, डोम लोगों से ही मानी जाती है, भारत, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी में किस नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक है। किस मूलभूत जनजाति पिग्मी में किस घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी में ये क्या सेंस है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सेंस नहीं बन रहा है इसमें। अफ्रीका के नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी, ऐसे जनजाति पिग्मी। अब यहाँ पर किस नदी घाटी में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही सवाल होगा आपका। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, बताइए आपको पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाएगी आपको दोस्तों। चलिए बताइए, आपको ऑप्शन दे रहा है नाइजर, कांगो, नील, जाम्बेजी। बताइए किस में होगा आपका। निश्चित तौर से पिग्मी जो होगी वो कहाँ पाई जाएगी, मैं बता दूं आपको, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ये पाई जाएगी, पहली बात तो जान लिया। और विषुवत रेखीय क्षेत्र में इसमें से कौन सा कंट्री आपका आने वाला है, तो कांगो बेसिन जो आपका है, कांगो बेसिन, ठीक है, कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है ये, ठीक है। कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति कौन सी है आपकी, कांगो, ठीक है। कांगो में रहने वाली कौन है, पिग्मी जनजाति, ठीक है। और ये जानते हैं क्या, शिकारी जनजाति है। कैसी है ये, शिकारी जनजाति है, ठीक है। पिग्मी
जनजाति कैसी है, शिकारी जनजाति है। और ये जो है अपना बसेरा जो बनाती है ना, पेड़ों पर बनाकर झोपड़ी उसमें रहती है, ठीक है। और जो ये पेड़ों पे बना करके झोपड़ी में रहती है दोस्तों, ये इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा मोगुलस, मोगुलस उसे कहा जाता है, मोगुलस। क्या कहा जाता है? मोगुलस, मोगुलस है, ये इनका आवास है। किसका आवास है दोस्तों? पिग्मी का आवास है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। विषुवत रेखीय क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन जो है, कांगो बेसिन के वर्षा वन के जो क्षेत्र हैं उन वनों में पाई जाती है पिग्मी जाति। और ये पेड़ों पर अपना निवास स्थान रखती है, ठीक है, पेड़ों पर अपना निवास स्थान रखती है। और जो उनका निवास जो पेड़ों पे बनाते हैं उसे क्या कहता है, कहा जाता है? मोगुलस कहलाता है, ठीक है, मोगुलस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। का प्रश्न मित्रों आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो पिग्मी किस प्रदेश में पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपका है, जो कि पिछले प्रश्न से पूरी तरह से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर सहारा, दूसरा कह रहा है आपका कालाहारी, तीसरा कह रहा है विषुवत रेखीय वन, चौथा कह रहा है आपका पंपाज, ठीक है। तो किस जगहों पर, किन जगहों पर आपका विषुवत रेखीय, मतलब किस तरह के वनों में, विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं? या सहारा के मरुस्थल में, या कालाहारी के मरुस्थल में, या पंपाज वाले मरुस्थलों में, मतलब जो है पंपाज घास के मैदानों में पाए जाते हैं। तो आप लोग जान लीजिए किस तरह से मतलब जो है क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप ये पिछला प्रश्न था, आपने देखा था कि ये जो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कांगो के बारे में बात की थी हम लोग, कांगो नदी बेसिन जो है आपकी है, कांगो नदी बेसिन के वर्षा वनों में, वर्षा जो कांगो बेसिन के जो वर्षा वन हैं एक तरह से कहिए, या कांगो बेसिन के जो वन हैं, ठीक है, ये कैसे वन है? विषुवत रेखीय वन है आपके। और यहीं पर ही हमने बात की थी, अभी प्रश्न में तुरंत बात की है मैंने, कि यहाँ इनके जो ये पेड़ों पर झोपड़ी बना करके रहते हैं, और उन झोपड़ी को क्या कहते हैं? मोगुलस। बात क्या कही ये थी? मोगुलस। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोगुलस, पिछले प्रश्न से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा? विषुवत रेखीय वन हो जाएंगे मित्रों। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ी नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सी जनजाति है जो घुमक्कड़ी नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, पिग्मी कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं मसाई, तीसरा कह रहे हैं कज्जाक, और चौथा कह रहे हैं लेप्चा। तो आपको जवाब देना है कि कौन सी घुमक्कड़ी जनजाति नहीं है। तो एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए मित्रों, कि इसमें जो भी जनजातियां हैं, इसमें जो भी जनजातियां हैं, इसमें से कोई ऐसी जनजाति नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी जनजाति नहीं है कि जो कि घुमक्कड़ी ना हो, ठीक है। सभी जनजातियां इसमें क्या हैं? पिग्मी है, मसाई है, कज्जाक है और लेप्चा। ये घुमक्कड़ी और अर्ध घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की सभी जनजातियां हैं। तो इसमें से कूट में 2005 में यूपीपीसीएस का ये प्रश्न है, यूपीपीसीएस जो है, ठीक है, यूपीपीसीएस में 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है, और जिसमें ये प्रश्न था कि घुमक्कड़ी नहीं है, तो संयोग से ये गलत था। सभी घुमक्कड़ी जातियां लगभग करीब में हैं, चाहे अर्ध घुमक्कड़ी हैं या पूर्ण घुमक्कड़ी हैं। तो सब पशुचारण के लिए, खाद्य संग्रह या शिकार के लिए घुमंत जनजातियों के रूप में ये सभी जानी जाती हैं आपकी। तो यहाँ पर इसमें कूट के आधार पर देखा जाएगा गलत, तो यहाँ पर सभी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सभी जनजातियाँ हैं, घुमक्कड़ी हैं, कोई ऐसी नहीं जो घुमक्कड़ी ना हो, ठीक है। तो इस नाते ये प्रश्न गलत पूछा गया था, ठीक। तो होगा क्या इसमें? सभी घुमक्कड़ी जातियां हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं मित्रों। कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एस्किमो कनाडा, दूसरा कह रहा है ओरान जापान, तीसरा कह रहा है लेप्स भारत, और चौथा कह रहा है आपका गोंड अफ्रीका। तो बताइए इसमें से कौन सी जनजातियां हैं जो कि बिल्कुल सुमेलित आपकी दी गई हैं, ठीक है। जो जातियां सुमेलित हैं ये बताना है तो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जान लीजिए कि आपका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि सुमेलित है कौन सी। तो एस्किमो कनाडा कह रहा है। देखिए एस्किमो जो जनजाति है ना दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति, उत्तरी ध्रुव के जो नॉर्थ पोल है उसके चारों ओर निवास करने वाली जाति है। और कहाँ कहाँ पिछले क्वेश्चन में मैंने कहीं चर्चा की थी इसके पिछले वाले वीडियो में, अलास्का जो ठंडे प्रदेश है, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस, उत्तरी जो है
रूस वाला जो क्षेत्र है, ये सब इन ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली एस्किमो जातियाँ बिल्कुल सही है। और देखिए ये सही है आपका। इसमें सुमेलित पूछा था तो एक ही सुमेलित है, बाकी इसका मतलब सुमेलित नहीं होगा। और दूसरा कह रहा है ओरान जनजाति कहाँ की है, तो ओरान जनजाति जापान की नहीं है दोस्तों, ये भारत की है, भारत में पाई जाती है, आदिवासित जनजाति है ओरान, ठीक है। और लेप्सा जो है ये आपका यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाती है, ना कि भारत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेशों में, यूरोपीय जो कंट्री दिया होता वो हो जाता है यूरोपीय ठंडे प्रदेश, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेशों में या क्षेत्रों में, टुंड्रा क्षेत्रों में ये जनजाति पर निवास करती है। और अगली जनजाति आपकी है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो आपकी है वो कहाँ रहती है, वो भारत हो जाएगी, ये गोंड के लिए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका भारत, यहाँ पर गोंड भारत हो जाएगा, भारत, जो कि अफ्रीका गलत दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, मैंने सारे आंसर आपको बता दिए। स्कूट के आधार पर कौन सही था, तो एस्किमो यानी पहला ऑप्शन सही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक क्षेत्र कोई सुमेलित है। तो पहला कह रहा है क्या, एस्किमो अमेजन, तो अमेजन क्या क्षेत्र है क्या, अभी हम लोगों ने बात की थी पिछले प्रश्न में, सोच करके आप बताइए, बिल्कुल गलत है ये। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड वगैरह के क्षेत्रों में, या उत्तरी जो है रूस वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये गलत हो गया आपका। पिग्मी के बारे में कहता है, ये कहाँ पाई जाती है, इरावती नदी के आसपास के क्षेत्र में बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत दे रहा है। इसमें इरावती नदी के बेसिन में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर है, मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में, यहाँ पर होना चाहिए मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में। और यह कहाँ होना चाहिए था, अलास्का वगैरह या कनाडा वगैरह होना चाहिए था, तो मैं कनाडा यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, कनाडा, अलास्का ये सब होना चाहिए था, ठीक है। बुशमैन के बारे में बात कर रहा है, तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थलों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और बाकी सभी ये गलत थे। और बद्दू के बारे में कह रहा है, बद्दू आपकी जो है कहाँ की जनजाति है, ये सहारा की बात कह रहा है, तो जबकि यहाँ पर है, ठीक है, पश्चिमी ये जो अफ्रीकी क्षेत्र में है, बद्दू जो है पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में पाया जाता है, पश्चिमी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में पाया जाता है, अफ्रीकी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो सहारा भी नहीं यहाँ पर होगा, तो करेक्ट आपका बिल्कुल बुशमैन वाला क्षेत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका, सॉरी बी ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है। कालाहारी बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थलों में पाए जाते हैं, ये करेक्ट है आपका, बाकी सुमेलित नहीं है। अगला है दोस्तों, जनजाति और उसके देश से सुमेलित कीजिए, जनजाति और उसके देश से सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये बताना है कि कौन सी जनजाति जो है सुमेलित है। तो पहला कह रहा है एस्किमो दोस्तों, तो बोत्सवाना कह रहा है, तो क्या सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सुमेलित करना है तो क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा आपका, बिल्कुल समझ में आ रही है ना बात आपको, कनाडा हो जाएगा। और इसके बाद का आपका ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मसाई कहाँ हो जाएगी, केन्या में आपको मिल जाएगी, मसाई जनजाति केन्या वगैरह के क्षेत्रों में पाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे बद्दू जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाएगी आपकी, सऊदी अरब वाले क्षेत्रों में। और बुशमैन जो है अभी पिछले प्रश्न में था आपका, जो कि बोत्सवाना में पाई जाएगी, ठीक है। कहाँ पाई जाएगी, बुशमैन जो है कालाहारी यानी बोत्सवाना के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाएगी आपकी। तो ये कूट इस रूप से आपका बनेगा, ठीक है। एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड और टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाएगी, मसाई जो है आपकी केन्या वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, बद्दू जो है सऊदी अरब वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, और बुशमैन जो आपकी है वो आपका कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, बोत्सवाना है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर बोत्सवाना होता या नामीबिया होता या इसके अलावा क्या हो जाता, दक्षिणी अफ्रीकी कुछ भागों में ये क्षेत्रों अगर दिए होते तो आपका करेक्ट हो जाता। तो इस तरह से दोस्तों आपने कूट मिला लिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगला है एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो के बारे में बार बार प्रश्न पूछा है, इस नाते कई बार मैंने रिपीट इस क्वेश्चन को किया है। तो एस्किमो कहाँ निवास करती है मित्रों, बताइए आप लोग, जवाब दीजिए फट से। एस्किमो जो निवास करती है वो ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, कहाँ पर है, कनाडा है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, मलाया है, बताइए जवाब, फट से दीजिए जवाब। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कनाडा होगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आपका है
कि निम्नलिखित जनजातीय क्षेत्रों में सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित जनजातीय क्षेत्रों में सुमेलित नहीं है, कौन सा क्षेत्र सुमेलित नहीं किया गया है ये बताना है आपको। अब चलिए आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। कह रहा है सुमेलित नहीं है यानी बाकी सब सुमेलित होंगे, कोई एक आध नहीं होगा जो सुमेलित हो। ठीक है, क्यों पूछा है? सुमेलित नहीं है ये पूछा है दोस्तों, ध्यान रहे। प्रश्न देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए प्रश्न में क्या है, सुमेलित नहीं है शब्द लिखा है ना यहाँ पे, जनजातीय सुमेलित नहीं है। तो चलिए बताइए, पहला कह रहा है खिरगिज, खिरगिज कह रहा है मध्य एशिया, क्या इसमें सुमेलित है कि नहीं है? बिल्कुल सुमेलित है दोस्तों। अगला कह रहा है बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल के बारे में होना चाहिए, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, तो सुमेलित नहीं है, तो यही बिल्कुल हो गया जो कि सुमेलित नहीं है। एनु जो जनजाति है वो कहाँ है? जापान, बिल्कुल सही है आपका। बद्दू जो है अरब के क्षेत्रों में, बिल्कुल है। यही बुशमैन जो है, यही जो कह रहा है ये गलत है, ये कालाहारी होना चाहिए, कालाहारी। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं बुशमैन, जो कि पिछले प्रश्न से भी रिलेटेड है। तो मित्रों ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, तो आप बारीकी से इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, निश्चित तौर से आपको सक्सेस मिलनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखते हैं। कह रहा है पहला ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन, क्षेत्रों का साधन और क्रियाकलाप, ये कह रहा है आपका ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप जो है क्या करते हैं, कैसे है। इसमें जो आपको प्रश्न पूछा है वो आपको देखेंगे। ये पूछा है कि मतलब ये जो जनजातियां हैं, जो उनके जो ये सामान दिया गया है, ये जो लिखे हुए हैं ये चीज़ें, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका कायक है, इनुइट है, और स्लेज है, यूनियाक है, ये सब जो साधन हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन जो हैं किस क्रियाकलाप के लिए परिवहन में लाए जाते हैं, क्रियाकलाप इनका किस क्रियाकलाप क्या है इनका, ये बताना है आपको। तो चलिए जवाब ढूंढते हैं, जल्दी से आप लोग इसको पॉज करके वीडियो जवाब देख लीजिए कि कौन किससे मिलेगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कायक, कायक क्या है? कायक किस चीज़ के काम में आया जाता है? तो यानी ये शिकार करने की एक पतली नाव होती है दोस्तों, शिकार करने हेतु एक पतली नाव होती है, सकरी नाव होती है, उसे कहते हैं कायक, कयाक कह सकते हैं। कहीं कहीं कायक लिखा है, कहीं कहीं लिखा रहेगा कयाक, कयाक, वैसे कयाक ज़्यादा सही है, कायक नहीं सही है। कायक जो है नहीं है, कयाक, कयाक कहा जाता है इसको। ये होती है पतली सकरी नाव जिससे शिकार करने के लिए लोग यूज में लाते हैं। ठीक है, और कौन से लोग? एस्किमो लोग आते हैं जो ठंडे क्षेत्रों के निवासी हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा इनपुट क्या है? इनपुट सॉरी इनुइट, इनुइट, इनुइट क्या चीज़ है? तो ये बर्फ़ के मकान होते हैं दोस्तों, बर्फ़ के मकान है इनुइट, बर्फ़ के मकान है। ठीक है, और अगला है यूनियाक, यूनियाक क्या चीज़ होती है? ये परिवहन हेतु नाव है। यूनिक क्या है? परिवहन हेतु नाव है। कौन? यूनियाक, यूनियाक परिवहन हेतु नाव है। और चौथा है स्लेज, स्लेज क्या चीज़ है? स्लेज जो करती है, जो कुत्ते द्वारा खींचे जाने वाली जो गाड़ी होती है ना, वो स्लेज कहलाती है। ठीक है, ये भी एस्किमो ही सारी इन ध्रुवीय क्षेत्र में जनजाति कौन है भाई? एस्किमो है। एस्किमो के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ये सब उपकरण हैं दोस्तों। ठीक है, इनुइट एस्किमो प्रजाति जो है, इनुइट को जो है जानते ही आप लोग, एस्किमो प्रजाति का स्थानीय नाम भी है ये। ठीक है, इनुइट जो है किसका नाम? इनुइट जो है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इनुइट, इनुइट जो है स्थानीय स्तर पर एस्किमो को कहा जाता है। एस्किमो, एस्किमो जनजाति जो है इसका स्थानीय नाम क्या है? इनुइट है। ठीक है, और इनके द्वारा जो बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं दोस्तों, इनके द्वारा, एस्किमो के द्वारा जो बर्फ़ के मकान बनाए, जैसे बर्फ़ का मकान लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनुइट जो है बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं, और बर्फ़ के मकान का जो नाम है, मच्छी मकान जो है, जो बर्फ़ के मकान है उन्हें इग्नू कहा जाता है। इग्लू, इग्लू, इग्लू। ठीक है, क्या कहलाता है? इग्लू, इसको IGLOO, इग्लू, इग्लू कहलाता है। इग्लू किसके मकान है दोस्तों? एस्किमो के, और एस्किमो का ही स्थानीय मतलब नाम क्या है? इनुइट है, इनुइट है। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे आप सभी लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं है बताना है। तो बुशमैन है नामीबिया, मैंने बताया था अभी आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। नामीबिया है, बोत्सवाना है, ये सब आपके क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल बुशमैन करेक्ट है आपका। बद्दू के बारे में कह रहा है, बद्दू सऊदी अरब, अरबियन कंट्रीज मैंने बताया था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सही है, ये सऊदी अरब है यहाँ पर।
पिग्मी कह रहा है कांगो के क्षेत्रों में बिल्कुल है, सुमेलित है, सही है। फिर कह रहा है मसाई कह रहा है मलेशिया, मलेशिया नहीं होता है दोस्तों, ये क्षेत्र गलत है, ये होना चाहिए केन्या, केन्या वगैरह के क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल केन्या हो जाएगा। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या में पाई जाती है। तो इस तरह से आपका कूट यहाँ पर सुमेलित नहीं था, तो यही नहीं था मसाई का, मलेशिया जो दे रहा था, केन्या दिया होता तो करेक्ट हो जाता। चलिए आप जान गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? कौन लोग? सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? आपको यह बताना है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो आपको बताना है अमेजोनिया ऑप्शन है पहला, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया, चौथा है आपको कांगो। ठीक है, तो कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? ज़रा सा बताइए आप हम लोगों को। सेमांग जनजातियाँ जो है कहाँ रहती हैं? सेमांग जनजातियाँ जो रहती हैं आपकी, वो कहाँ रहती हैं? मलेशिया में रहती हैं, मलेशिया, मलेशिया। तो सेमांग जनजाति मलेशिया के मलय प्रायद्वीप का नाम सुने होंगे आप लोग। मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है, और इसकी जो मूल है इसका निग्रिटो प्रजाति का है, निग्रिटो परिवार का है, निग्रिटो प्रजाति का, निग्रिटो परिवार का ये सदस्य है मलाया। ठीक है, प्रायद्वीप में पाया जाता है सेमांग जनजाति। ठीक है, सेमांग जनजाति है, पूछा है इसमें कौन सी जनजाति है आपकी? सेमांग लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो सेमांग लोग मलेशिया में पाए जाते हैं। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप जो है वहाँ पर निग्रिटो प्रजाति की जनजाति है सेमांग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये आपको बताना होगा। चलिए, पहला कह रहा है बर्बर, ये कहाँ की जनजाति है आपका? ये बिल्कुल मोरक्को कह रहा है, तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट है इसमें। दूसरा कह रहा है इनुइट, इनुइट जो है कनाडा, यही एस्किमो का नाम अभी था, अभी हम लोगों ने देखा था ना। इनुइट को किसके कहा जाता है दोस्तों? एस्किमो को स्थानीय स्तर पर इनुइट कहा जाता है, तो ठीक है, ये भी सही आपका है। सेमांग अभी पिछले प्रश्न, अभी तुरंत पिछला प्रश्न जो था उसके से रिलेटेड, सेमांग कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर इंडोनेशिया बता रहा है। ठीक है, सेमांग जो है इंडोनेशिया में नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ पाया जाता है? मलेशिया में पाया जाता है, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में पाया जाता है। कहाँ इनुइट पाया जाता है दोस्तों? मलेशिया वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, और वेदा जो जनजाति है कहाँ? श्रीलंका है, बिल्कुल सही आपका, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे कूट यहाँ पर सुमेलित अब हो गए हैं। तीसरा सुमेलित नहीं था, सेमांग इंडोनेशिया दे रहा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था मलेशिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर का प्रश्न आपका है, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जुलू जनजाति का जो संबंध है ये कहाँ किससे है जरा बताइए? न्यूजीलैंड से है, जिम्बाब्वे से है, दक्षिण अफ्रीका से है, मैक्सिको से है। जवाब फट से आपको आ जाना चाहिए, कहाँ के रहने वाली है? तो जुलू जनजाति जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। चलिए, दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति आपकी कौन है? जुलू। जुलू जनजाति आपकी कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली और अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जानी जाने वाली जाति है जुलू। इस नाते एग्जाम में आयोग ने पूछा है, ये आपका यूपीपीसीएस 96 का क्वेश्चन आपका बना है ये। इसके अलावा भी कई प्रश्न परीक्षाओं में इसने पूछा गया है ये प्रश्न। और देखो ऐसा है ना दोस्तों, इसको अगर अच्छे से आप तैयार करोगे तभी आपको फिर एक तरह से कहिए कि एक निश्चितता और एक बढ़त मिल पाएगी आपको। ठीक है, तो जुलू कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की जनजाति। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है एनु जापान की जनजाति है कि नहीं है? तो भाई देखिए जनजाति बताइए, आप लोग बताते रहे। एनु जनजाति है कि नहीं है? मसाई केन्या की है कि नहीं है? तीसरा कह रहा है बुशमैन दक्षिण अफ्रीका की है कि नहीं है? और फिर कह रहा है पापुआंस जो है न्यूगिनी की है कि नहीं है? तो आप लोग बिल्कुल बताइए हमको ज़रा सा। चलिए एक एक को देखते चलिए। अब देख लीजिए इसमें क्या है, एक एक प्रश्न को आप लोग उठाइए और जानिए। एनु जनजाति कहाँ रहती है? जापान में रहती है, तो बिल्कुल सही है ये, एनु जनजाति जापान में रहती है। मसाई कह रहा है मसाई एक केन्या में रहती है। ठीक है, सही है बिल्कुल आपका। और पापुआ न्यूगिनी में आपका कह रहा है पापुआ न्यूगिनी में रहती है। और बुशमैन के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है ये। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाली ये जाति है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जाति है ये।
और दक्षिण अफ्रीकी संघ दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी संख्या पाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी पाई जाती है और मूल रूप से रहने वाली कहाँ के कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्रों में निवास करने वाली जाती है। और दक्षिणी अफ्रीकी संघ में भी आती है, दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी जनसंख्या पाई जाती है। तो इस नाते यह भी आपका एक तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो कोई इसमें त्रुटिपूर्ण था नहीं, आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया था जो कि गलत है। अगर थोड़ा बहुत आंशिक रूप से इसको देख सकते हैं तो हम लोग इसको इसी आधार पर ही मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका हो गया। चलिए अब 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 23 नंबर का अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और पिछले प्रश्न से पूरे तरह से संबंधित प्रश्न आपका है। कह रहा है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे, यानी कि बुशमैन कहाँ के रहने वाले हैं। कुल मिला के बात ये है। ऑप्शन देखिए, पूर्वी अफ्रीका, दूसरा है न्यूजीलैंड, थर्ड है आपका सहारा रेगिस्तान और चौथा आपका है कालाहारी का मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो ज़रा बताइए आप, पिछले प्रश्न में हमने क्या बताया था आपको। तो जवाब आपके सामने दिख रहा है, जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको जवाब बता दे रहा हूँ। इसका जो जवाब होगा, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये जो आपकी जनसंख्या है ना, ये मूल रूप से कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी अफ्रीकी संघ अर्थात दक्षिणी अफ्रीका में भी इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और बुशमैन के बारे में और भी कुछ बातें हमने जो पिछले क्लास मतलब पिछले वीडियो में जो पिछले क्वेश्चन में जो बताई थी, उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बुशमैन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, अंगोला होगा, बोत्सवाना, नामीबिया के अतिरिक्त भी ये क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आदिम जनजाति है ये। ठीक है, बुशमैन आदिम जाति है कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये आपका फिर आंसर आपका पर्याप्त हो चुका है अब आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। यहाँ पे कोई एक सुमेलित है सही, बाकी और सब सुमेलित नहीं है, तो वो देखना है आपको। पहला कह रहा है हेमेटाइट जो है ये है युगांडा, हेमाइट जो दे रहा है इसमें कह रहे हैं ये हेमाइट जो है युगांडा में पाई जाती है, क्या सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा है सेमाइट जो है मलेशिया बता रहे हैं, तो ये क्या सही है। सकाई को कह रहे हैं सूडान, क्या ये सही है। फिर बुशमैन को कह रहे हैं बोत्सवाना, तो क्या ये सही है। जवाब दीजिए दोस्तों फट से, जल्दी से जवाब आपका आ जाना चाहिए। तो आप जान लीजिए कि करेक्ट इसमें क्या है, बुशमैन बोत्सवाना, क्योंकि मैंने बताया था आपको कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीकी कंट्री, दक्षिण अफ्रीका जो है कंट्री, अफ्रीका यहाँ पर भी पाया जाता है, अंगोला में भी पाया जाता है, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, ये इन जगहों पर पूरी तरह से कालाहारी मरुस्थल इतने पूरे क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इस आधार पर सही हो जाएगा, चौथा सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको बता रहा है पहले मध्य एशिया अल्पाइन है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कांगो बेसिन में निग्रो हैं, कालाहारी मरुस्थल में कह रहा है बुशमैन है, कालाहारी में बुशमैन कह रहा है, स्कैंडिनेविया में कह रहा है नार्डिक है। तो क्या ये सुमेलित है, सभी सुमेलित हैं या कोई एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताना है आपको। जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो जान लीजिए आप लोग कि इसमें से सुमेलित आपका जो नहीं है वो कौन है, वो आपका अल्पाइन जो क्षेत्र है ये जान लीजिए मध्य पूर्व यूरोप में और पश्चिमी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा और भी देख लीजिए, डिटेल में यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ये कहाँ पाया जाएगा, मध्य पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्वी यूरोप, इसके अलावा पश्चिमी मध्य एशिया। ठीक है, एशिया, मध्य एशिया में कौन पाए जाते हैं लोग, अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और कांगो बेसिन में जो आपके पाए जाते हैं वो निग्रो नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, बल्कि पाए जाते हैं यहाँ पर पिग्मी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो गया। कालाहारी के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा कर ली है बुशमैन, तो इसमें कोई संदेह आपको होना ही नहीं चाहिए। स्कैंडिनेविया में जो नार्डिक है ये भी बिल्कुल सही आपको है, और दक्षिण पूर्व एशियाई अगर क्षेत्रों की बात हम लोग कर लें तो दक्षिण पूर्व एशिया में तो निग्रो प्रजाति पाए जाते हैं। तो
ठीक है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है इसके लिए क्वेश्चन का आंसर डिटेल जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से किसका सुमेल नहीं दिया गया है। कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है खिरगिज, खिरगिज कह रहा है मध्य एशिया, क्या ये सुमेलित है, आपको बताना है। दूसरा कह रहा है मसाई, मसाई कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका, मसाई जो कह रहा है वो कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका मसाई के बारे में कह रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी अफ्रीका में मसाई, क्या ये सही है। चलिए अगला बताइए, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कह रहा है। तीसरा कह रहा है आप, चौथा कह रहा है आपको एस्कीमो, एस्कीमो नहीं होगा, एस्कीमो होगा दोस्तों, एस्कीमो, ठीक है, एस्कीमो ग्रीनलैंड। तो क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको देखिए खिरगिज जो है मध्य एशिया, ये बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। मसाई के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीका कह रहा है, जबकि पश्चिमी अफ्रीका नहीं होगा बल्कि पूर्वी अफ्रीका यहाँ पर होगा, यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका होगा, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका के देशों में अगर हम देशों की बात करें तो केन्या हो जाएगा आपका, उत्तरी तंजानिया हो जाएगा, तंजानिया, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा, पूर्वी युगांडा, युगांडा, ठीक है। ये सब जो क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आपके आने वाले हैं, पूर्वी युगांडा के क्षेत्र जो है तमाम सारे जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे पूर्वी। तो यही एक त्रुटिपूर्ण मसाई का जो है पश्चिमी दे रहा है, ये गलत है दोस्तों। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में है, ये सही आपका है, दिया हुआ है। फिर एस्कीमो के बारे में बात कर रहा है ग्रीनलैंड, ये करेक्ट है बिल्कुल आपको, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है माओरी निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कोई एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहले कह रहा है माओरी न्यूजीलैंड, क्या ये सुमेलित है। मसाई कह रहा है जाम्बिया, क्या ये सुमेलित है या नहीं है। मयाज जो है ग्वाटेमाला है, सुमेलित है कि नहीं है। बुशमैन है कालाहारी, तो इसमें तो कुछ तो आपके हैं जिनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल इतनी बार आपने पढ़ लिया इसको कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गया है। अगर देखा जाए मसाई के बारे में, अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि कहाँ पाया जाता है ये जाम्बिया का जिक्र मैंने उसमें नहीं किया आपको, मैंने किसके केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा की बात की। तो यहाँ पर अगर केन्या होता या उत्तरी युगांडा होता, ठीक है, उत्तरी तंजानिया भी हो सकता था यहाँ पे, उत्तरी तंजानिया, केन्या है, तंजानिया, उत्तरी तंजानिया, ये तंजानिया है, मैं करेक्ट लिख देता हूँ, उत्तरी तंजानिया, उत्तरी तंजानिया ये होता तो इसमें से सही हो जाता, ठीक है। और जाम्बिया यहाँ पर दे रहा है जो कि त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर दोस्तों, ये गलत है। और पूर्वी युगांडा भी देता तो भी हो जाता, अभी मैंने बताया था युगांडा, युगांडा, पूर्वी युगांडा, तो ये सही हो जाता, यानी ये दूसरा आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी दोस्तों सुमेलित है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, IAS 1993 में का प्रश्न है ये, 1993 का प्रश्न है कि कुर्दिश लोग रहते थे, किस क्षेत्र में रहते थे कुर्दिश लोग, ठीक है। भूतपूर्व सोवियत संघ का जब भाग था, जो कि मतलब भूतपूर्व सोवियत संघ USSR का जो भाग था और उसमें कुर्दिश लोग रहते थे, वो कौन सा क्षेत्र था। आर्मीनिया बता रहा है, जॉर्जिया की बात कर रहा है, फिर कह रहा है अजरबैजान और फिर कह रहा है तुर्किस्तान, इनमें से किसमें था दोस्तों। तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद आर्मीनिया जो है एक नया देश के रूप में उभर के आया, ठीक है, बना था, जहाँ पर कुर्दिश लोग निवास करते थे। ये इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आप जानिए आर्मीनिया में कौन सी जनजाति के लोग रहते थे, जो कि पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था आर्मीनिया, और यहाँ पर कुर्दिश लोग रहा करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनुइट लोग नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, कहाँ पर नहीं पाए जाते इनुइट लोग। अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में, स्वीडन में, बताइए कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो इनुइट लोग को लोगों का निवासियों का जो सांस्कृतिक समूह है ना, वो कहाँ रहता है, ठंडे क्षेत्रों में रहता है। ये कौन से ठंडे क्षेत्र में, मैंने कई बार इस पर जिक्र किया आप लोगों को, ठीक है। इन्हें ही आप जो है एस्कीमो के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते हैं इनुइट को ही स्थानीय स्तर पर इनुइट को एस्कीमो के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा पाए जाते हैं, डेनमार्क है, यहाँ भी पाए जा सकते हैं, अलास्का है,
अलास्का है, ठीक है। और पूर्वी जो है एक तरह से कहिए कि उत्तरी जो है साइबेरियाई क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ पर रूस, अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में भी कहीं कहीं मिलता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का क्षेत्र भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और जो रूस की मैंने कहा है उत्तरी जो साइबेरियाई क्षेत्र है वो भी आप इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इनुइट लोग अलास्का में क्या पूछा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछा है कि नहीं रहते हैं, तो स्वीडन में नहीं रहते हैं, ग्रीनलैंड हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। स्वीडन में नहीं मिलेंगे आपको। कौन से लोग? इनुइट यानी एस्किमो लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। एस्किमो का स्थानीय नाम जो है इनुइट कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये इसमें कोई एक आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है। पहले कह रहा है फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, तो क्या है? सही है। चलिए दूसरा देखिए, बंतु सहारा है आपका, सही है क्या? ठीक है। तीसरा कह रहा है मसाई पूर्वी अफ्रीका, कह रहा है, सही है क्या? तीसरा कह रहा है नुबा, ये कहा है सूडान में है, ये सही है क्या? तो जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए नुबा सूडान सही है। मसाई पूर्वी अफ्रीका अभी मैंने बात की थी, तो ये सही है। बंतु के बारे में कह रहा है सहारा का रेगिस्तान की बात कर रहा है, जबकि कह रहा है यहाँ पर क्या कि सहारा, बंतु जो है सहारा, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है? पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी, पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी, कहाँ पर? अफ्रीका में पाया जाएगा, अफ्रीका। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो बंतु जो आपका है वो करेक्ट नहीं रह जाएगा, गलत। सहारा जो क्षेत्र दे रहा है वो गलत दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्षेत्र हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। चलिए पहला दे रहा है अलास्का, ठीक है। दूसरा दे रहा है ग्रीनलैंड, तीसरा दे रहा है स्कैंडिनेविया, और चौथा दे रहा है आपका आइसलैंड, ठीक है। लैप्स जनजाति जो है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, लैप्स जो जनजाति है ये जो है क्या है? सामी जनजातियाँ के नाम से भी नहीं जाना जाता है। क्या है? सामी जनजातियों को ही लैप्स जनजाति के नाम से जाना जाता है। और ये प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में मिलती हैं दोस्तों? मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि जो क्षेत्र आपके मिलते हैं वो मिलते हैं आपके नॉर्वे। कौन से नॉर्वे? उत्तरी नॉर्वे हो जाएगा, उत्तरी नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे का क्षेत्र मिलेगा, स्वीडन का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, फिनलैंड मिलेगा, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप, रूस के कोला प्रायद्वीप में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जगहों पे पाए जाएंगे, ठीक है। लैप्स जो है जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है, पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो है लैप्स जनजातियों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है? नॉर्वे है, स्वीडन और फिनलैंड, ये नहीं कोई स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, ये आपको स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका यहाँ पर पूछा था कि लैप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो संयोग से लैप्स जनजाति यानी कि जिसे सामी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो है ये स्कैंडिनेवियाई देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई देश जो आपके हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, और उत्तरी रूस का कोला प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे है मित्रों, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किसे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? ठीक है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है दोस्तों अर्मीनिया से, दूसरा कह रहा है मंगोलाइड से, तीसरा कह रहा है काकेसाइड से, चौथा कह रहा है निग्रिटो से। तो बताइए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद आर्मेनिया एक नया देश बना था, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि जो आपका प्रश्न इसमें ये क्या कह रहा है दोस्तों, किससे संबंधित है? प्रजाति, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं? बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है आपका। तो बताइए मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के किससे संबंधित है? तो वो दूसरा प्रश्न था दोस्तों जिस पे मेरा अटेंशन बना।
ठीक है, तो ये है आपका आस्ट्रिक है, उत्तरी अमेरिका के बारे में बताना है, मूल निवासियों के बारे में। निम्नलिखित प्रजातियों में से किसे उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है? तो बिल्कुल काले लोगों को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन से काले लोग होते हैं बताइए जरा हमको। आस्ट्रिक से, मंगोलाइड से, काकेसाइड से, निग्रोइड से। तो बताना है आपको। तो मंगोलाइड जो प्रजाति है ना दोस्तों, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो लोग रहे हैं मूल निवासी मंगोलाइड प्रजाति वर्ग से संबंधित हैं। उत्तरी अमेरिका के मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है मूल वर्ग के लोग दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कोई एक आपको सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है पिग्मी कांगो वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, क्या सही है? बिल्कुल बताइए आप लोग। दूसरा कह रहा है अंगामी नागालैंड, क्या ये सही है आपका? तीसरा आपका है एनु जापान, ये सही है क्या? चौथा कह रहा है किर्गिज, कहीं कहीं किर्गिज में मिलेगा, किर्गिज कहीं कहीं किर्गिज में लिख करके मिलता है दोस्तों, तो आप उसको किर्गिज को भी समझ लेंगे। किर्गिज कह रहा है, किर्गिज है। कह रहा है यहाँ पर सूडान। तो क्या आपका ये आंसर सही है आपको? ठीक है, बताइए। किर्गिज या किर्गिज जिसे कहा जाता है, आप लोग किर्गिज और इसमें लिख लीजिएगा, अथवा ये कहीं किर्गिज या किर्गिज लिखा रहेगा। ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सूडान में पाई जाती हैं क्या? नहीं दोस्तों, ये मध्य एशियाई जनजातियाँ हैं, मध्य एशियाई, मध्य एशिया की जनजातियाँ हैं। तो यही आपका त्रुटिपूर्ण है, बाकी सभी करेक्ट हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि किस जोड़े में मेल नहीं है, ये आपको बताना होगा यहाँ पे। तो चलिए बताते हैं, बात करते हैं। पहला कह रहा है मसाई मध्य पूर्व एशिया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं यही जवाब दे रहा हूँ। सकाई जो है मलेशिया में पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, मलेशिया के बारे में कह रहा है कि इसमें कह रहा है बेमेल है, क्वेश्चन कह रहा है। तो सकाई जो मसाई जो आपके यहाँ पर मसाई जनजातियों के बारे में अगर देख रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है आपका? पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा, केन्या हो जाएगा, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा के क्षेत्र आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न में आपका ये हो जाएगा। और कह रहा है सकाई जनजाति के बारे में, ये मिलते हैं क्या? मलय से, मलेशिया मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है आपका। फिर आपका किर्गिज़ के बारे में अगर कह रहा है, किर्गिज़ नहीं, इसके बारे में बेडोइन के बारे में कह रहा है। बेडोइन को ही बद्दू भी कहा जाता है दोस्तों, बद्दू जनजाति या बेडोइन जनजाति के बारे में कह रहा है। अरब प्रायद्वीप में पाए जाएंगे, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। अरब प्रायद्वीप कह सकते हैं या अरब के मरुस्थल कह सकते हैं। किर्गिज की अगर हम बात करते हैं तो मध्य एशिया में पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है आपका जवाब। और इसमें कह रहा है मसाई के बारे में जो कह रहा था, तो क्या कह रहा है इसमें कि कौन बेमेल है कौन सा? तो यहाँ पर आपको मसाई के बारे में दिख रहा है। मध्य पूर्व अफ्रीका जो बात कर रहा है, पूर्वी अफ्रीका के बारे में कह रहा है, सही है दोस्तों, इसमें कोई बेमेल नहीं है, सभी मेल में है दोस्तों। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सभी मेल में है, कोई बेमेल में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका था दोस्तों एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो क्या चीज़ है ये आपको बताना है। पहला है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, दूसरा कह रहा है स्पेन का बंदरगाह नगर, तीसरा कह रहा है एक खेल का नाम, चौथा कह रहा है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ये चार आपको ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए। तो जान लीजिए एस्पेरेंटो क्या चीज़ है। तो एस्पेरेंटो एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध हेतु सहायक भाषा है, सहायक भाषा एस्पेरेंटो। ठीक है, और इसका जो विकास किया था वो किसने किया था? एल जेमेनहाफ
ठीक है। जेमिन हाफ ने इस भाषा का विकास किया था और ये मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में इसका विकास किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा थी। तो बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। याद रखिएगा एस्पेरांटो या एस्पेरेंटो, ठीक है, ये आपकी विश्व भाषा के रूप में बनाई गई एक कृत्रिम भाषा थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, मंदारिन। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जिसे चीनी भाषा के नाम से भी आप जानते हैं। विश्व की सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो मंदारिन है। ठीक है, ये आपकी सबसे रही है और उस समय की थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे, ये उस दौर की बात हो रही है कि जब 1990 का प्रश्न IAS में आया था, 1999 का ये प्रश्न था, और उस समय जो है विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा थी आपकी, वो क्या थी? आपकी मंदारिन थी। वर्तमान समय में जो आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी हो गई है? अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंदारिन और अंग्रेजी में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो इस समय वर्तमान में अगर देखेंगे तो अंग्रेजी आपका हो जाएगा। और जो प्रश्न 1999 का था उसमें मंदारिन थी, तो मंदारिन करेक्ट हो जाएगा। और अगर मंदारिन अंग्रेजी हटा दिया जाए तो इसमें मंदारिन फिर हो जाएगा आपका। स्पेनिश, बंगाली या स्पेनिश और मंदारिन की कंपेरिजन करते हैं तो मंदारिन सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन बोली जाती है दोस्तों? इंग्लिश हो जाएगी, अंग्रेजी सही है। और प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा, जब 1999 में जो प्रश्न आया था उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो मंदारिन आपकी करेक्ट होती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पहले कह रहा है चीनी, अंग्रेजी, बंगाली और स्पेनिश। तो ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा? ये 2011 के परिप्रेक्ष्य के जवाब में था। तो 2011 में भी अगर आप देखते तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा इनमें से थी वो कौन सी थी? चीनी थी। ये 2011 का प्रश्न था। 2011 में चीन में सबसे ज़्यादा ये बोली जाने वाली भाषा में से के रूप में रहा है आपका। ठीक, और इसमें देखिए, अब इस प्रश्न को उससे भी अगर कोरिलेट करके देखते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इस समय फिर वर्तमान समय में अंग्रेजी आ जाएगी आपकी। समझ रहे हैं बात को? आपकी क्या हो जाएगी? सबसे वर्तमान समय में कौन सी भाषा हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी आपकी। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2। और 11 का जो पीछे प्रश्न आया था तो उसमें चीनी भाषा आई थी, मंदारिन जी की थी, वो हो जाता वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अंग्रेजी। अगला दोस्तों है, निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? कहाँ की स्पेनिश भाषा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है कांगो गणराज्य, चिली, कोलंबिया और क्यूबा। ये 4 कंट्री आपको दे रहे हैं। तो इसमें से किस में से जिसकी राजभाषा जो है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, किसकी राजभाषा स्पेनिश भाषा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए, कांगो गणराज्य की, चिली की, कोलंबिया की और क्यूबा की किसकी नहीं है? तो कांगो की नहीं है दोस्तों। कांगो गणराज्य की भाषा स्पेनिश नहीं है। बाकी सभी की जो है, जो चिली है यहाँ की स्पेनिश भाषा है, कोलंबिया की भी है, क्यूबा की भी है। ठीक है, ये सबकी जो है जो राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं आप राजभाषा, वो किस स्पेनिश ही है। ठीक है, कांगो की स्पेनिश नहीं है। ठीक है, यहाँ की कौन सी भाषा है? फ्रेंच। ठीक है, ये जान लीजिएगा आप लोग, फ्रेंच भाषा है कहाँ की? कांगो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। ठीक है, और चिली, कोलंबिया और क्यूबा की जो है स्पेनिश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल भाषा एक प्रमुख है? निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल भाषा एक प्रमुख है, यानी कि कहाँ की जो तमिल भाषा प्रमुख है? ठीक है, इसमें से आपको कंट्री बताना है। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, म्यांमार है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया और सिंगापुर। ठीक है, तो किसकी आपकी भाषा है आपको दोस्तों? तो सिंगापुर की जो भाषा है, सिंगापुर की जो भाषा आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तमिल है। तमिल आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी भाषा जिसे कह सकते हैं आप लोग। तमिल भाषा यहाँ की जो मुख्य भाषा है, हम ऑफिशियल नहीं शब्द यूज किया है दोस्तों। तमिल भाषा प्रमुख भाषा है। तमिल कहाँ की प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर की भाषा है। ठीक है,
तमिल सिंगापुर की आधिकारिक भाषा भी है। वैसे देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर पूछा है भाषा, तो ये बात जान लीजिए कि ये भाषा तो है ही, और आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते, तो वो भी गलत नहीं आपका है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण पे बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, कथन में पाकिस्तान में बांग्लादेश से की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। प्रश्न है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की होना चाहिए, से नहीं यहाँ पे शब्द होगा दोस्तों, बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? फिर से एक बार देखिए, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। ये पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि बांग्लादेश से अधिक है, नस्लीय और जातीय विविधता अधिक है। कारण कह रहा है पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही जा रहे हैं, यह बताना है आपको। देखिए, पहली चीज़ तो ये, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, यानी कथन आपका पूरी तरह से सत्य है। लेकिन ये कह रहा है, जो कारण में बता रहा है दोस्तों, ये कारण बिल्कुल सही नहीं है। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ये। जबकि अधिकांश लोग वहाँ उर्दू बोलते हैं, ये नहीं है। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या होगी भाई, वहाँ पर तो इस्लाम के आधार पर तो कंट्री बना, तो पंजाबी कैसे हो जाएगा? तो वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? उर्दू है दोस्तों, ठीक है। जबकि अधिकांश लोग वहाँ के उर्दू की जगह पर पंजाबी बोलते हैं, ये सही है, पंजाबी, ये होता तो सही हो जाता, ठीक है। बोलने में, भाषा जो बोलने में अधिकतर लोग जो प्रयोग करते हैं वो पंजाबी का प्रयोग करते हैं। और पंजाबी की जो स्थिति है वो पाकिस्तान में लगभग 8% लोग ही उर्दू बोलते हैं और 48% लोग पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। उर्दू के बारे में अगर बात करते हैं तो 8% लोग ही क्या बोलते हैं, किस भाषा में बात करते हैं? अपने उर्दू में बात करते हैं, उर्दू, ठीक है। कितने परसेंट लोग बात करते हैं दोस्तों उर्दू में? कुल मिला के टोटल 8% लोग बढ़ते हैं, और 48% लोग पंजाबी में बात करते हैं। किसमें? पंजाबी में, ठीक है, भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाएगा, जो पहला कूट सही है, दूसरा कूट गलत है, मतलब यानी कथन सही है, कारण गलत है, तो तीसरा हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम क्या है, ये आपको बताना है कि कौन सी मृदाएं जो है किस तरह से मिट्टियों को अपने पास संग्रहित करती हैं, ये आपको बताना है। आपका ये बहुत ही सरल प्रश्न है आप लोग, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। बताइए, जवाब हमको दीजिए, कौन सा है? पहले कह रहा है मृतिका, गाद, बालू, ठीक। दूसरा कह रहा है बालू, गाद, मृतिका। तीसरा कह रहा है मृतिका, बालू, गाद। चौथा कह रहा है गाद, बालू, मृतिका। तो ये बात जान लीजिए, सबसे कम किसका होगा? बालू का होगा। तो जो लास्ट में बालू जिसमें दिया हो वही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बालू देखिए दे रहा है, गाद दे रहा है, मृतिका। तो बिल्कुल यही पहला ही आपका कूट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृतिका को इंग्लिश में कहा जाता है क्ले, कहीं कहीं हिंदी में लिख देता है क्ले। और इसके बाद क्या होगा? सिल्ट, जिसे सिल्ट टी होगा, सिल्ट मतलब होता है गाद। मृतिका हो जाएगा, मृतिका हो जाएगा, ये गाद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? सैंड, मतलब बालू, सैंड, बालू, ये सही हो जाएगा आपका। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्ले है, फिर सिल्ट है, फिर इसके बाद सैंड है, बालू है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं, आपका ये है अगला प्रश्न। किस मिट्टी में कैपिलरी केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है? कैपिलरी केशिका किस मृदा में सबसे ज़्यादा जो है विकसित होती है? तो बताना है आपको, प्रभावशाली होती है यानी कि विकसित होती है। चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, पासु मिट्टी में और लोम मिट्टी में। किस में होती है दोस्तों, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या ऑप्शन आ जाएगा? जो आपकी चिकनी मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। केशिका जो है क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, ठीक है। और सबसे कम जो होती है बलुई मिट्टी में न्यूनतम होती है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक। यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक तो चिकनी मिट्टी होता, सबसे कम पूछता तो क्या हो जाता, बलुई मिट्टी हो जाता। ठीक है, सबसे कम बलुई मिट्टी में होती है क्या, केशिका क्रिया, यानी केशिका तो जानते हैं, यानी कि जो दरारें मतलब एक जो सेके में छोटे छोटे छिद्र होल बन जाते हैं ना, वो बात कह रहा है, जिससे कि पानी नीचे से ऊपर आता है। वनस्पतियों को मृदा में जब जलस्तर उसका अच्छा रहता है, मृदा में पानी रहता है नीचे, तो वो केशिकात्व के कारण से धरातल का जल ऊपर आ जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जब उष्मा ऊपरी परत गर्म हो जाती है तो केशिका के माध्यम से जो पौधों को पानी मिल पाता है, जो वनस्पतियाँ लगी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है, कौन सा सब प्रक्रम है, वह प्रक्रम है। पहला कह रहा है बंध्य मृदा उर्वरक मृदा में परिवर्तित होती है, दूसरा कह रहा है मृदा वृत्तित होती है, और तीसरा कह रहा है मृदा अपर्दन होता है, चौथा कह रहा है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो आपको जवाब क्या देना है, यहाँ पर कह रहा है आपका फिर से प्रश्न, मृदा संरक्षण का प्रक्रम है, मृदा संरक्षण का जो प्रक्रम है वो क्या प्रक्रम है। मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपर्दन और नियंत्रण करना ही नहीं रहता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। मृदा संरक्षण का मतलब ये मत सोचिएगा कि अपर्दन और निक्षेपण ही है इसका केवल मतलब है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। और भूमि सुधार में मृदा संरक्षण जो है, भूमि संरक्षण जो सामान्य अर्थ में अगर देखा जाएगा तो भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये बात रहेगी आपकी। तो यहाँ पर कुल मिला के प्रश्न आपको ये समझना है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है, अगर जवाब देना है तो यहाँ सबसे सटीक जो आपका जवाब होगा, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाना ही मृदा संरक्षण के अंतर्गत है। मृदा का यानी कि जैसे उसकी उर्वरता में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की जो भी कमी मृदा में ना होने पाए, मृदा को नुकसान से सुरक्षा ही क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा, ना कि केवल कटान और उसका जो है आपने देखा कि मृदा का अपर्दन हो रहा है, और यही केवल इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अक्षय अपर्दन ही नहीं रहेगा केवल। आगे प्रश्न है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास विभाग में होता है जिसमें, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास विभाग में होता है जिसमें, विभाग में होता है, ये थोड़ा गलत लिखा है, त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास गलत है, ये चलिए इसको सही करते हैं। ये यहाँ पर होना चाहिए टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास, ये गलत हो गया, उस भूभाग में होना चाहिए, उस भूभाग में, उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा प्रतिरूप का विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ग्रेनाइट होता है, साइनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो किस में होता है दोस्तों, चूना पत्थर का विकास जो होता है उस वाले क्षेत्र में ही टेरा रोसा प्रतिरूप का विकास होता है, चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा का विकास होता है। ठीक है, और टेरा रोसा जो जानते हैं क्या है, एक प्रकार की लाल मिट्टी है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाले चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप होता है। टेरा रोसा एक प्रकार का क्या है, लाल चिकनी मृदा है। ठीक है, टेरा रोसा क्या है, लाल एक चिकनी मृदा है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा चूना पत्थर, वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है। मृदा विच्छालन समस्या है किसकी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, वर्षा वन प्रदेशों में मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है, ये आपको बताना है। पहला आपका कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, दूसरा कह रहा है अफ्रीकी सवाना में, तीसरा कह रहा है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, चौथा कह रहा है ऑस्ट्रेलियन डाउन्स में। तो ये जान लीजिए कि जिस क्षेत्र में वर्ष भर मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हमेशा होती है, वर्ष भर वर्षा होती रहती है, हमेशा प्रत्येक दिन वर्षा होती है। ठीक है, खासतौर से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष में बड़े लंबे समय तक वर्षा होती है। ठीक है, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो रेगुलर वर्षा होती रहती है।
तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो मृदा है विक्षालन की समस्या बड़े पैमाने पर पाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मृदा विक्षालन की समस्या जहाँ पर खूब ज़्यादा पानी बरसेगा वहाँ पर होगा। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में तो कम पानी बरसेगा। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय मत समझ लीजिएगा, भूमध्य सागरीय कह रहा है, अफ्रीकी सवाना में भी कह रहा है और ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में कह रहा है। तो ये तो सूखी प्यासी भूमि का देश ही कहलाता है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर आपका देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले प्रदेशों में मृदा विक्षालन की समस्या बड़ी समस्या रहती है। तो ये ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है हैलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं। हैलोफाइट जो है अच्छी वृद्धि करते हैं कहाँ पर? अम्लीय मृदा में और ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में, क्षारीय मृदा में। तो आपको बताना है हैलोफाइट्स क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियाँ। हैलोफाइट्स जो वनस्पतियाँ हैं ये कहाँ विकास ज़्यादा करती हैं? क्षारीय मृदा में अच्छा विकास कर ले जाती हैं दोस्तों। ये आपका जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ावा देते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ावा देते हैं? ठीक है, कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ावा दिया जाता है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, नाइट्रोजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दे रहा है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा कह रहा है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना और तीसरा कह रहा है वनस्पति की मृत्यु। तो क्या जवाब हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर नाइट्रोजन को बढ़ाता है। नाइट्रोजन बढ़ेगा कैसे? ठीक है, अब देखो ऐसा है, जलाने से तो बिल्कुल नहीं बनेगा आपका। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, जी हाँ, जो जंतुओं के द्वारा जो यूरिया का उत्सर्जन यानी बीट जो करते हैं वो उनके द्वारा जो करता है इससे हो सकता है। ये बिल्कुल सही है आपका है, होता है। ठीक है, वनस्पति द्वारा कोयले को जलाना, मनुष्य द्वारा वनस्पति कोयले को जलाना बिल्कुल ये नहीं करेगा। नाइट्रोजन को सारे मृदा में जो है बढ़ाता नहीं है ये। अब वनस्पतियाँ जो सड़ती हैं वो मृदा को बढ़ाती हैं, मतलब उसमें आपकी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। तो ये पहला और तीसरा का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और गलत हो जाएगा बाकी दोस्तों। तो कूट के आधार पर प्रश्न भी आपका है, तो पहला तीसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण पे है। कथन कह रहा है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। तो अभी हमने उन्होंने बात की थी क्ले मतलब मृत्तिका सबसे ज़्यादा जल धारण करती है। तो ये क्या बिल्कुल सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। कारण कह रहा है मृत्तिका में रंध्रकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। नहीं, बड़े आकार के तो नहीं पाते हैं, छोटे आकार के पाए जाते हैं दोस्तों। इनका व्यास, इन कणों का व्यास छोटा होने के कारण बहुत कड़े, मतलब जो है इनकी क्षमता मृत्तिका को जो है जल धारण की क्षमता बड़ी होती है इसमें। ठीक है, और इनके कणों का जो व्यास होता है छोटा होने के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता अपेक्षित और से अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो आपका कह रहा है रंध्र बड़े आकार के होते हैं, ये गलत हो जा रहा है दोस्तों। तो ये इसमें केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका जो एक पहला सही है, कथन सही है और कारण गलत वाला है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 49 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है भू संक्षारण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग, परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ से किया जाता है? विधि का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है? ठीक है, कहाँ के लिए होता है दोस्तों, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपका। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि, परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो बिल्कुल आपको जवाब देना है। बताइए, प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत में, दूसरा कह रहा है नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, तीसरा कह रहा है अपतृण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या बताना है आपको? भूमि संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इनमें से किसी में नहीं होगा आपका, यहाँ पर कोई भी इससे रिलेटेड नहीं चीज़ है। ठीक है, बल्कि आप भू संरक्षण की जो परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग जो है पहाड़ी ढलानी क्षेत्रों में किया जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है जहाँ पर ये कुछ गेस किया जा सके कि ये इससे रिलेटेड है। तो परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग जिसे काउंटर बैंडिंग कहते हैं, इंग्लिश वर्ड अगर इसका यूज किया जाएगा काउंटर बैंडिंग कहेंगे। किसको मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, काउंटर बैंडिंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे परिरेखा बंधन जो है आपका है, इसको काउंटर बैंडिंग
काउंटर बैंडिंग, ठीक है, शब्द यूज करेंगे। पहाड़ी ढलानों पर इसको किया मतलब जो है इस क्षेत्र का विकास किया जाता है, ढलानों के क्षेत्रों में किया जाता है। और वर्षा के दौरान यहाँ पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, ये रोकता है। इसके द्वारा पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेज़ी से नीचे आता है और मृदा का कटाव कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका काउंटर बैंडिंग, इसमें से कोई भी कूट नहीं था, इस नाते कोई भी नहीं हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन। चलिए, और लास्ट आज का प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। पहला कह रहा है मिट्टी, ये कह रहा है जलवायु, ठीक है, मिट्टी कह रहा है, जलवायु प्रदेश कह रहा है। क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। मिट्टी, जलवायु प्रदेश कह रहा है। नहीं यार, ये त्रुटिपूर्ण है इसमें यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, ये मिट्टी दे रहा है, जलवायु प्रदेश के बारे में दे रहा है। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 होगी। ये कई त्रुटिपूर्ण चीज़ें रही हैं इसकी, जो कि थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। चलिए, ये आपका मिट्टी है और जलवायु, ये किससे संबंधित है? अब देखिए पूछ रहा है पाटजाल मिट्टी का संबंध किससे है, चरनोजम मिट्टी का संबंध किसके है, स्पार्ट जोल्स मिट्टी का संबंध किससे है और लेटराइट मृदा का संबंध किससे है। अब प्रश्न आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आइए अब इसको देखते हैं दोस्तों कि किसका संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो फटाफट आपके पास जवाब है, आप जल्दी जल्दी इसको आंसर देना शुरू करिए। चलिए, पाटजाल मिट्टी जो संबंध है वो दोस्तों किससे है? आप कह रहा है समशीतोष्ण शीत स्टेपी से, ये कह रहा है नहीं, इससे नहीं। पाटजाल का जो संबंध है दोस्तों वो है समशीतोष्ण जो है, ये इससे संबंध है आपका, यानी इसका कूट यहाँ से मिलेगा। चरनोजम मृदा का जो संबंध है वो समशीतोष्ण शीत स्टेपी से संबंधित है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और स्पार्टजोल मृदा जो है, इसका जो रिलेशन आपका है वो आर्द्र शीत समशीतोष्ण से संबंध इसका है, तो ये बिल्कुल आपका संबंध हो जाएगा। और लेटराइट मृदा का जो संबंध है वो उष्ण एवं आर्द्र मृदा से संबंध है, ठीक है, कौन सी? लेटराइट मृदा का संबंध है। तो इस तरह से ये चारों कूट आपके बन गए। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। पाटजाल मृदा फिर से मैं बता दे रहा हूँ, शीत समशीतोष्ण कटिबंध से संबंधित है। और चरनोजम मृदा का जो संबंध है समशीतोष्ण शीत स्टेपी से संबंध है। और स्पार्टजॉल्स जो है उसका संबंध है आर्द्र शीत समशीतोष्ण से संबंधित है। और लेटराइट मृदा का संबंध उष्ण एवं आर्द्र से रिलेशन है। तो इस तरह से आपको चारों कूट इसके मिल गए। और ये चीज़ें आपकी उम्मीद है कि सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग एक बेहतर स्थिति में इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगले जो वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। और आशा करता हूँ कि जो सेगमेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन आपको लग रहा होगा और एक आपकी अच्छी समझ हो रही होगी। और जो रिवीजन का फॉर्मेट है वो बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों का हो रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर से एक दिन आप लोगों को सक्सेस तो मिलनी है, बशर्ते आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।